जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज मैं यहाँ पे एक और आईपीओ लेके आया हूं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये आईपीओ कैसा है, क्या इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और सीखेंगे कि इस तरीके के जो भी आईपीओ आगे आने वाले हैं उनमें आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर ये चीज़ हम कैसे समझें कि किस में हमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, हर एक पॉइंट को समझिएगा, क्योंकि आईपीओ में लोग अधिकतर इन्वेस्ट करना चाहते हैं जल्दी प्रॉफिट कमाने के लिए, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, लेकिन कभी-कभी गलत आईपीओ में इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर वो लॉट हो जाता है तो वहाँ पे उनको नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए हमेशा आईपीओ में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ध्यान से उसको एनालिसिस करने के बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। तो आज जो हम आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं वो ई पैक ड्यूरेबल आईपीओ के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये आईपीओ जो है वो 19 तारीख से शुरू हो चुका है। आप समझते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। कंपनी की बात करें, ये 2019 में ये कंपनी शुरू हुई थी, ई पैक ड्यूरेबल लिमिटेड। ये एक ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर है जो कि रूम एयर कंडीशनर बनाती है। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है शीट मेटल पार्ट्स, इंजेक्शन मॉड्यूल पार्ट्स, क्रॉस फ्लो फैंस एंड पीसीबीए कंपोनेंट्स की, जो कि एक्टिवली यूज़ होते हैं रूम एयर कंडीशनर में। तो यानी अगर इसका जो मेन मैन्युफैक्चरिंग हम देखेंगे तो रूम एयर कंडीशनर की है, उसमें से ये जो अदर पार्ट्स बनाती है वो भी कहीं ना कहीं रूम एयर कंडीशनर में इसके यूज़ होते हैं। कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, जिसमें कंपनी स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस मार्केट में भी अपनी जगह बना रही है। कंपनी हॉप्स, ब्लेंडर एंड वाटर डिस्पेंसर्स जैसी चीज़ें पे अपना फोकस कर रही है और स्मॉल डोमेस्टिक मार्केट में अपनी जगह धीरे-धीरे ये बना रही है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट कंपनी को लेके हो जाता है कि कंपनी सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर नहीं बैठी हुई है कि हाँ, हमें रूम एयर कंडीशनर बनाने हैं, तो सिर्फ उसी पे ही बनाएँगे। वो अदर चीज़ों पे भी फोकस कर रही है और धीरे-धीरे अपनी मार्केट को एक्सपेंड कर रही है। कंपनी के पास 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें देहरादून यूनिट 1, देहरादून यूनिट 2, देहरादून यूनिट 3 और देहरादून यूनिट 4, और एक फैसिलिटी जो इनकी है वो भिवाड़ी, राजस्थान में भी हो जाती है। तो इनकी ये जो 4 से 5 फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे ये कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। बात कर लेते हैं कि यहाँ तक कंपनी को हमने समझ लिया कि कंपनी किस तरीके से वर्क करती है, किस सेगमेंट्स में वर्क करती है, ये भी हमने जान लिया। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को भी हमने समझ लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2023 तक इसका जो एम्प्लॉयमेंट था वो कितना तक रहा है या कितना बढ़ा है। तो अगर हम बात करें मार्च 2023 तक इसका जो एम्प्लॉयमेंट था वो फुल टाइम 734 एम्प्लॉयज़ का रहा है, जो कि एक अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। ये क्यों जानना हमारे लिए ज़रूरी है? देखिए, जिस तरीके से इसका एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉइज़ की जो संख्या होती है, उससे हमें ये पता चलता है कंपनी किस तरीके से वर्क कर रही है। जो कंपनी कह रही है, क्या उसके ऊपर उसी तरीके से वर्क चल भी रहा है, या सिर्फ कागजी तौर पे जो चीज़ें हैं हमारे सामने वही हम देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर इनके 2023 के एम्प्लॉयमेंट को हम देखें तो वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट इनका 734 हो जाता है, जो एक ठीक एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। जब भी आप किसी भी आईपीओ में या किसी भी कंपनी का आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कंपनी मेनली करती क्या है। जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ किसी के कहने पे या किसी एक नाम को लेके आप उसमें इन्वेस्ट मत कर दीजिए। पहले ये जानिए कि वो कंपनी आखिर क्या करती है। अगर आप जब ये समझ जाएँगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ तक हमने समझ लिया। अब इसके फाइनेंशियल्स पे अगर हम नज़र डालते हैं तो मार्च 21 में इसके जो एसेट की वैल्यू वो 520 करोड़ 37 लाख, मार्च 22 में 1076 करोड़ 68 लाख, मार्च 23 में 1464 करोड़ 16 लाख हो जाती है। तो जो इसके एसेट हैं वो लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। रेवेन्यू की अगर हम बात कर लेते हैं तो मार्च 21 में 739 करोड़ 66 लाख, मार्च 22 में 927 करोड़ 34 लाख, मार्च 23 में 1540 करोड़ 25 लाख। रेवेन्यू भी लगातार बढ़ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लेते हैं तो मार्च 21 में 7 करोड़ 80 लाख, मार्च 22 में 17 करोड़ 43 लाख, मार्च 23 में 31 करोड़ 97 लाख इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने को मिलता है, जो कि लगातार बढ़ रहा है। एसेट, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये सब लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये सब एक पॉजिटिव पॉइंट कंपनी को मिल जाता है। कंपनी की अगर हम नेटवर्थ की बात कर लेते हैं तो यहाँ मार्च 21 में 68 करोड़ 91 लाख, मार्च 22 में 121 करोड़ 87 लाख, मार्च 23 में 313 करोड़ 62 लाख, ये इसकी नेटवर्थ हो जाती है। तो नेटवर्थ भी जैसा आप देख पा रहे हैं कि लगातार नेटवर्थ भी इसकी बढ़ रही है। तो ये सारे पॉइंट इसकी तरफ ही इशारा करते हैं कि कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो एक पॉजिटिव फाइनेंशियल देखने को मिलता है। लास्ट में हम बात करते हैं कि इसके बोरोइंग कितनी है, कंपनी पर डेट कितना है। तो कंपनी का अगर मार्च 21 के डेट की बात करें तो 238 करोड़ 56 लाख, मार्च 22 में 383 करोड़ 98 लाख, मार्च 23 में 492 करोड़ 45 लाख। जिस तरीके से एसेट, रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेटवर्क बढ़ रहे थे, उसी तरीके से इनकी बोरोइंग भी लगातार बढ़ रही हैं, जो एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे डाल देती है। अब हमको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि इस फाइनेंशियल्स को हम क्या अच्छा बोलेंगे या बुरा। देखिए, फाइनेंशियल अगर हम एसेट, रेवेन्यू की बात करें तो वो लगातार बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, बट यहाँ पे डेट का भी कम होना बहुत ज़रूरी है। अगर डेट लगातार कम होता है
तो कंपनी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। अब डेट लगातार बढ़ता चला जा रहा है, डेट कम हो नहीं रहा है, आप अगर रेवेन्यू भी निकाल रहे हैं तो आपकी डेट क्यों नहीं कम कर रहे हैं, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सोचने वाली हो जाती हैं। कंपनी एक्सपेंड कर रही है, ये एक अलग बात है, लेकिन डेट इनका लगातार बढ़ रहा है, ये भी देखने वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पे हमने फाइनेंशियल्स को इसके समझ लिया, उससे हमें क्या समझ में आता है कि फाइनेंशियल अच्छे हैं, बट डेट यहाँ पे थोड़ा-सा ज़्यादा देखने को मिलता है, जो लगातार बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। कि चलिए किसी साल में अगर डेट हम मान लें कंसिस्टेंट है, रुका हुआ है, वो भी ठीक है। बट यहाँ पे डेट लगातार 238 करोड़, 383 करोड़, 492 करोड़ लगातार 3 साल में जो हमारे पास डेटा है, उसके हिसाब से डेट लगातार बढ़ रहा है, जो एक सोचने वाली बात हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको जाननी चाहिए, वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम ओपनिंग की बात करें तो ये आईपीओ 19 जनवरी 2024 से शुरू हो रहा है। क्लोजिंग की बात है तो 23 जनवरी 2024। अलॉटमेंट डेट 24 जनवरी 2024 और रिफंड डेट 25 जनवरी 2024। अगर आप आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो 19 तारीख से अप्लाई शुरू हो गया है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्लोजिंग 23 तारीख को है। अलॉटमेंट डेट की बात करेंगे तो 24 जनवरी देखने को मिलती है, यानी अगर आपको ये शेयर अलॉट होते हैं तो 24 जनवरी में आपको अलॉट हो जाएंगे। रिफंड डेट 25 जनवरी 2024, अगर आपको अलॉट नहीं होते हैं तो 25 जनवरी को आपके जो फंड ब्लॉक है उसको खोल दिया जाएगा। शेयर इन डीमेट अगर हम बात कर दें तो वो भी 25 जनवरी को अगर आपको अलॉट हो जाएंगे तो आपके डीमेट अकाउंट में दिखने लगेंगे। और लिस्टिंग डेट 29 जनवरी 2024 है, 29 तारीख को ये शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट डेट्स थी, इनको आप नोट कर सकते हैं क्योंकि इनके हिसाब से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल की। तो फंडामेंटल अगर हम देखें तो इसका जो पी रेशियो देखने को मिलता है वो 56.4, रिटर्न ऑन इक्विटी 14.68, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11.85%, जो कि दोनों ही बेहतर देखने को मिलते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.58 का है। अर्निंग पर शेयर 4.8 का है, जो कि ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं। इसके फंडामेंटल देखेंगे, बट ये हम तब तक डिसाइड नहीं कर सकते हैं जब तक इसके पीयर कंपैरिजन से बात ना कर लें। तो अगर इसके हम पीयर कंपैरिजन की बात कर लेते हैं तो वहाँ पे आता है डिक्सन का नाम। तो डिक्सन की बात हम कर लें तो वहाँ पे अगर पी रेशियो की बात कर लेते हैं 139.96 का, उसके मुकाबले कंपनी ठीक ठाक पी रेशियो में लेके आ रही है अपना आईपीओ। अर्निंग पर शेयर की बात कर लेते हैं तो 42.92, इसकी अर्निंग पर शेयर जैसा मैंने आपको बताया 4.08 का है, जो कि अर्निंग पर शेयर काफ़ी कम हो जाता है। अंबर इंटरप्राइजेज इंडिया, ये भी इसके पीयर कंपैरिजन में आती है। उसके पी रेशियो की बात करते हैं तो 66.28, ये भी इसके मुकाबले हाई है। अर्निंग पर शेयर की बात कर लें तो 46.66 का यहाँ पे अर्निंग पर शेयर हो जाता है। उसमें ये जो आईपीओ है ई पैक, उसका अर्निंग पर शेयर थोड़ा कम हो जाता है। तो पीयर कंपैरिजन के मुकाबले कंपनी सही वैल्यूएशन पे तो लेके आ रही है अपना आईपीओ, नो डाउट, बट कुछ फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे अच्छे नहीं देखने को मिलते हैं इस कंपनी के। अर्निंग पर शेयर काफ़ी कम है इसका। ये तो बात हो गई इसके फंडामेंटल्स की। अब हम जान लेते हैं कि आप किस कैटेगरी में कितना अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले रिटेल कैटेगरी की बात कर लेते हैं। रिटेल कैटेगरी में अगर आप मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 65 शेयर मिलेंगे, जिसकी कीमत 14,950 रुपये आपको पे करनी पड़ेगी। मैक्सिमम आप इसमें 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 845 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा। 845 शेयर आपको मिलेंगे, जिसकी कीमत 1,94,350 रुपये आपको पे करनी पड़ेगी। HNI कैटेगरी में आप 14 लॉट के लिए मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 910 शेयर मिलेंगे 2,09,300 रुपये के। और मैक्सिमम 66 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 4,355 शेयर मिलेंगे। तो ये तो थी किस कैटेगरी में आप कितना अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी में अप्लाई करते हैं वहाँ की अगर बिडिंग रेंज की बात कर लेते हैं तो बिडिंग रेंज इसकी हो जाती है 230 रुपये पर शेयर। अगर आप उसमें अप्लाई करते हैं तो आपको 230 का बिड करना पड़ेगा, तभी आपको अलॉटमेंट के चांस बन जाते हैं। बात कर लें आईपीओ साइज़ की, तो आईपीओ 640 करोड़ का लेके आ रहे हैं, जिसमें फ्रेश इशू 440 करोड़ का है और 240 करोड़ 5 लाख ऑफर फॉर सेल है। ठीक ठाक आईपीओ हो जाता है देखने में, क्योंकि यहाँ पे ऑफर फॉर सेल जो है कम है और फ्रेश इशू ज़्यादा है। तो यानी नए जो शेयर ये इशू कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं। बात कर लें आईपीओ लाने का कारण कंपनी क्या बता रही है, तो कंपनी का कारण है कंपनी को एक्सपेंड करने का, अपने डेट को पेमेंट करने का, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस कंपनी कारण बता रही है। अब बात आ जाती है कि इस कंपनी में हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर इसको छोड़ देना चाहिए, क्या करना चाहिए। अगर हम बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स को देखते हुए तो हमें ज़्यादा अच्छा तो देखने को नहीं मिला है। रेवेन्यू एसेट लगातार बढ़े हैं, नो डाउट, बट यहाँ पे जो डेट है वो भी लगातार बढ़ रहा है, जो कि एक सोचने वाली बात हो जाती है। और क्योंकि आईपीओ में बहुत से लोग इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, जिससे कुछ लोग यहाँ पे इसको बेच के तुरंत निकल सकते हैं। तो अगर वो चीज़ हम बात करें, अगर इसके हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर लेते हैं, तो आज का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 26 इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। और लिस्टिंग गेन की अगर हम बात करें, एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन की, तो वहाँ पे 11% के आसपास का देखने को मिलता है।
वहीं अगर हम कल की बात कर लेते हैं तो वहीं पे इसका जो जीएमपी चल रहा था वो 30 चल रहा था, यानी जीएमपी आज गिरा है। सब्सक्रिप्शन लेवल थोड़ा सा डाउन दिख रहा है इस आईपीओ का। रिटेल में जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बाकी एचएनआई कैटेगरी में ज़्यादा लोग दिखते नहीं हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अपनी राय दूँ तो अगर किसी भी आईपीओ का 15 से 10 से नीचे का जो लिस्टिंग गेन दिखता है तो उसमें अप्लाई करना बनता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उसकी जो जीएमपी है वो अच्छी नहीं चल रही है, जिसकी वजह से अच्छी खासी हाइप नहीं है। आपको इसमें लिस्टिंग गेन कम हो सकता है, जिसकी वजह से अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्यों इसको अवॉइड करना चाहिए। और भी आईपीओज आएंगे लेकिन यहाँ पे इसलिए अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसमें वो आपको लिस्टिंग गेन नहीं मिलेगा जो शायद आप एक्सपेक्ट करें आईपीओ से। अगर हम इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अभी इस कंपनी में इसलिए इन्वेस्ट करना सही नहीं है, क्योंकि जब भी कोई आईपीओ आता है तो कंपनी उसमें अच्छे फाइनेंशियल्स, अच्छे फंडामेंटल दिखाने की कोशिश करती है, जो कि इसने भी किया है, बट डेट भी लगातार बढ़ रहा है। तो इसको हम पहले लिस्ट हो जाने देते हैं, उसके बाद ही इस कंपनी से रिलेटेड चीज़ों को देखेंगे, किस तरीके से ये कंपनी वर्क कर रही है मार्केट में, किस तरीके से इसका शेयर चल रहा है। उसके बाद ही इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जब सही वैल्यूएशन पे ये आ जाएगी। बाकी अभी के लिए इसको अवॉइड करना ही मेरे हिसाब से सही है। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा है, एनालिसिस कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।